हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन बात करेंगे अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल के फोर्थ वीडियो की। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट जेई और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के अंदर अपन कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल रेडियस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट आयनिक रेडियस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और उसको यहाँ पे अपन क्यों पढ़ रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। और अपन देखेंगे लास्ट में कैटायनिक और एनायनिक रेडियस के बारे में भी आइडिया लेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक हेडिंग में अपन लिखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नाम से पता चल रहा है किसी भी एटम की रेडियस बतानी है अपन को। ये कोई अपने पास एक एटम हो गया, ठीक है, इसकी रेडियस बतानी होगी। तो एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस from the nucleus to the outermost electron or up to the point at which probability of finding an electron इज मैक्सिमम। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस होती है डिस्टेंस न्यूक्लियस से, डिस्टेंस किसकी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, या फिर वो डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस डिस्टेंस को ये अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। जैसे कि अपन को पता है एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, सॉरी किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रोटेट करता है? रिवॉल्व करता है वेव फॉर्म में। ठीक है, वो वेव नेचर शो करता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहाँ पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ये भी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है। मतलब हर एक इंस्टेंट पे अपन देख रहे हैं, हर एक इंस्टेंट पे जो एटॉमिक रेडियस है, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन के मिलने की जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वहां की जो हर इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन? हर पल बदल रही है रेडियस। ठीक है, रेडियस हर पल बदल रही है। तो अपन कोई भी एक एक्यूरेट स्टेटमेंट पे नहीं आ सकते कि इस तरह से एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं अपन। ये अपना मेथड है एटॉमिक रेडियस फाइंड करने का, है मेथड है, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं बोल सकते। यहाँ पे अपन सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड एटम था। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? फॉर एन आइसोलेटेड एटम, फॉर एन आइसोलेटेड एटम atomic radius cannot be determined, या फिर cannot be predictable। क्लियर है? तो अगर इस मेथड से नहीं कर सकते अपन फाइंड, डायरेक्ट में कोई अपने पास मेथड नहीं, तो अपन कैसे करेंगे? जब अपने पास डायरेक्ट मेथड नहीं है तो एक अपने पास इनडायरेक्ट मेथड होता है, और वो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? वो होता है बॉन्ड लेंथ का मेथड। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि अपन ने एटॉमिक रेडियस स्टार्ट किया, अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लें इसका। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? अपन ने सबसे पहले हेडिंग डाली एटॉमिक रेडियस। नाम से पता चल रहा है किसी भी एटम की रेडियस होगी वो होगी एटॉमिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन बात करते हैं, जो कि अपन ने लिखा द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और अप टू द पॉइंट एट विच probability of finding an electron is maximum। वो डिस्टेंस न्यूक्लियस, कौन सी डिस्टेंस? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, या न्यूक्लियस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वही होती है अपनी एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे अपन ने एक आइसोलेटेड एटम की स्ट्रक्चर बनाई, ये न्यूक्लियस थी। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में रिवॉल्व करता है। जब वेव फॉर्म में रिवॉल्व करेगा तो ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रोटेट कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों ओर।
तो हर एक इंस्टेंट पे रेडियस यहाँ पे अपन को सेम नहीं दिख रही है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे फिर से बड़ी हो गई, तो हर इंस्टेंट पे रेडियस बदल रही है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, दैट फॉर एन आइसोलेटेड एटम एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। और रीजन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, रीजन के अंदर अपन लिखेंगे दैट हर पल बदल रही है रेडियस, हर पल बदल रही है रेडियस। वो गाना है ना, हर पल बदल रही है जिंदगी, वैसे यहाँ पे जिंदगी नहीं बदल रही, यहाँ पे जज्बात बदल रहे हैं। जज्बात किसके, एटॉमिक रेडियस के। वो एक डेफिनेट एक वैल्यू चाहता है कि मेरी ये रेडियस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वेव फॉर्म में घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, तो रेडियस भी बेचारी कंफ्यूज हो रही है कि मैं कौन सी परफेक्ट हूं, मैं इसके साथ यहाँ पे ये परफेक्ट हूं या ये हूं, मैं क्या हूं, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही है, वो खुद बार बार बदल रही है, कभी वो कुछ होती है, कभी वो कुछ होती है। तो अपन क्या लिखेंगे रीजन में, दैट हर पल बदल रही है रेडियस। जब रेडियस तो हर पल बदल रही है, देन व्हाट्स द सॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी प्रिडिक्ट रेडियस। इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए, और फिर अपन रेडियस फाइंड कैसे करें। तो कोई डायरेक्ट मेथड जब रेडियस का नहीं मिला तो अपन को उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और जब अपन उंगली टेढ़ी करते हैं तो अपने पास एक टर्म आती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दैट एटॉमिक रेडियस डिटरमाइंड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड व्हिच इज बॉन्ड लेंथ मेथड। ठीक है, अपन यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ मेथड से अपन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब बॉन्ड लेंथ मेथड से फाइंड करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, दैट एटम है, वो दो एटम के बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, दैट सिंस एटम फॉर्म्स वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस हैव फॉलोइंग टाइप्स। क्लियर है ये चीज कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी दो एटम के बीच में एटम्स डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप्स के बॉन्ड्स फॉर्म करता है, तो एटॉमिक रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होंगी। और वो कौन कौन सी होगी वो अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे अपन। उसके बाद में अपन बात करेंगे मेटेलिक की, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे वंडरवॉल रेडियस, एंड देन अपन लास्ट में बात करेंगे अपनी आयनिक रेडियस। क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं अपन एटॉमिक रेडियस के अंदर। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आर हटा दो, मॉलिक्यूल। तो अपन ने क्या बात की थी, अपन बॉन्ड लेंथ मेथड से एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी, जैसे मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये कोई एटम है और ये कोई दूसरा एटम है, ये दोनों क्या होने चाहिए, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस। जो ये एटम्स थे इनकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस होनी चाहिए सेम, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जैसे ये कोई एक Cl एटम है तो ये भी Cl एटम हो। तो डाई एटोमिक मतलब सिमिलर दो एटम्स होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी ये बॉन्ड, ये जो डिस्टेंस होती है दो न्यूक्लियस के बीच की, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और इस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की जो हाफ होगी तो अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, वो अपनी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। रेडियस क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की हाफ। ठीक है, फिर से अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास ये दो कोई एटम थे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, आप बॉन्डिंग के अंदर पढ़ोगे कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की जो न्यूक्लियस है वो सेम है। क्यों, अगर ये कोई एक एटम ए है तो ये दूसरा भी एटम ए है, ये दोनों होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये है अपनी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और
इस कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की जो हाफ होगी वो होती है अपनी, ये रफ कर देते हैं, वो होती है अपनी कोवेलेंट रेडियस। बॉन्ड लेंथ की हाफ रेडियस, बॉन्ड लेंथ की हाफ रेडियस, लिख लेते हैं इसको। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाय 2, मतलब उसकी हाफ। क्लियर है ये इतना सा? अपन नेक्स्ट चल सकते हैं। नेक्स्ट अभी ज्यादा दूर नहीं चल रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक अपने पास यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है। आप सबने अगर बॉन्डिंग पढ़ रखी है तो आप इससे रिलेट कर पाओगे, नहीं पढ़ रखी तो आप इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो। जब अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब ये आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रिलेशन क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, किसी भी बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, जैसे ये कोई एक एटम ए है, ये कोई एक एटम ए है, ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के अंदर अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ये इसकी स्ट्रेंथ वीक है या स्ट्रॉन्ग है ये बताओ। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और थर्मल स्टेबिलिटी से भी इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? आप एक चीज सपोज करो कि कोई भी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर किसी की ज्यादा है, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या बोलती है कि उस बॉन्ड को हीट करने पे वो इजीली टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। अगर वो नहीं टूटता है मतलब वो स्टेबल बॉन्ड है। और किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, या एक लिमिट होती है कि इतनी वो सहन कर सकता है, उससे ज्यादा मिलती है तो वो टूट जाता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो इजीली हीट से ब्रेक डाउन नहीं होगा वो बॉन्ड, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इनके बीच में ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है? ये अपनी सारी बातें हो गई किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने मेटेलिक बॉन्ड पे। ठीक है, तो यहां पे अपन हेडिंग लिखेंगे मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड सॉरी मेटेलिक रेडियस, रेडियस की बात चल रही थी ना, तो यहां पे अपन बात करेंगे मेटेलिक रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस क्या होती थी? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की हाफ। मेटेलिक रेडियस क्या होगी? सिमिलर टू दैट हाफ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड लेंथ, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? ठीक है, और इसके अंदर अपन एक पॉइंट और लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे? ये होती क्या है? मेटेलिक रेडियस क्या होती है पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। तो इसमें के अंदर अपन लिखेंगे दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एनी टू connected metal atoms in metallic lattice is called as metallic bond length। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे आयनिक बॉन्ड ओवरलैप करता है, मेटेलिक बॉन्ड ओवरलैप नहीं करता, ये जस्ट कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये क्या बनाते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होके एक मेटेलिक लेटिस बनाता है। अब जो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब जो ये न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
टू कनेक्टेड मेटल एटम्स, और हाफ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मेटेलिक रेडियस, तो इसकी जो हाफ होगी ये हाफ, तो ये क्या हो जाएगी अपनी मेटेलिक रेडियस। क्लियर है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, यही होती है, क्या होती है मेटेलिक रेडियस, यहाँ पे लिख लेंगे मेटेलिक रेडियस इज इक्वल्स टू मेटेलिक बॉन्ड लेंथ की हाफ, ये मेटेलिक रेडियस हो गई। क्लियर है। अब किसी क्वेश्चन में मान लो ये मेटेलिक बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो और मेटेलिक रेडियस पूछो, क्या करना है, सीधा डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। क्लियर है, ये इतना आसान पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए इन छोटी छोटी चीजों की, क्योंकि आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपने थर्ड रेडियस के बारे में, जो कि है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस के अंदर अपन दो सीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे ए पॉइंट डाल के अपन यहां पे लिखेंगे इंटर एटॉमिक वंडरवॉल रेडियस। इंटर एटॉमिक वंडरवॉल रेडियस नाम से आपको पता चल रहा होगा किन्हीं दो एटम्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लो कोई एक एटम है, जैसे हीलियम है, हीलियम गैस है, और ये भी हीलियम गैस है। वंडरवॉल बॉन्ड आप आगे जाके पढ़ोगे गैसेस के बीच में होता है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, तो ये इसकी न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियस, और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसी को क्या नाम देते हैं, वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ। और इसकी जो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, वंडरवॉल रेडियस। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगेन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर, या फिर इंटर एटॉमिक लिख लो, वो ज्यादा सही रहेगा, हाफ ऑफ द इंटर एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द इंटर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस। सेकंड पॉइंट के अंदर मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वंडरवॉल रेडियस इज द लार्जेस्ट रेडियस, हेंस इनर्ट गैसेस हैविंग लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की रेडियस होगी वो ज्यादा होती है। जो वंडरवॉल एटम्स के बीच की, कोई से भी वंडरवॉल एटम्स हो, गैसेस के बीच की डिस्टेंस हमेशा से ज्यादा, जैसे अपन ने बोला 18th ग्रुप की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, मतलब साइज 18th ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कोई एटम है। ठीक है, उसकी रेडियस ज्यादा होगी तो उसकी साइज भी तो ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे गैसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो ज्यादा है, तो इनकी रेडियस भी एज कंपेयर टू कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस से वंडरवॉल की हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है, वंडरवॉल वाले, कोवेलेंट वाले हमेशा ओवरलैप करके रखते हैं, मेटेलिक वाले कनेक्टेड होते हैं, और ये दूर दूर होते हैं। तो आपको ही पता है कौन सी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वंडरवॉल रेडियस की। तभी अपन बोलते हैं कि 18th ग्रुप की साइज उस पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, और वो सेकंड पॉइंट क्या है, इंटर एटॉमिक की बात कर ली, अब बात करेंगे अपन मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवॉल रेडियस की बात करेंगे। इसमें क्या आता है, इसके अंदर अपन एग्जांपल में लिख सकते हैं ऑल गैसेस, उसके अंदर था इन इनर्ट गैसेस, इसके अंदर एग्जांपल में लिख लेंगे इन इनर्ट गैसेस। ठीक है, हीलियम के बीच में या जिनोन के बीच में भी हो सकता था ये। अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो वंडरवॉल फोर्स जनरली एग्जिस्ट बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स।
जैसे कि H2 है कोई एक अपने पास मॉलिक्यूल, H2 के अंदर क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड, इधर भी एक H2 है, इसके बीच में क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों ओवरलैपिंग शो करेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, वंडरवॉल, मतलब वंडरवॉल फोर्स जनरली एग्जिस्ट बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है इसका अगर हाफ कर देंगे तो जो अपन को ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा, वंडरवॉल रेडियस। क्लियर है। और अब ये दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इसमें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। और इनके बीच का एक रिलेशन भी होता है, वो भी ध्यान में रखना होता है, वो क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस होती है वो जस्ट हाफ होती है कोवेलेंट रेडियस, सॉरी जस्ट डबल होती है कोवेलेंट रेडियस की। क्लियर है, वंडरवॉल रेडियस डबल होती है किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। तो ये सारी बातें अपन ने की थी। और अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है, और वो क्या है, वो ये है कि जो कोवेलेंट रेडियस अपन ने डिस्कस की उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। फिर अपन ने बात की थी मेटेलिक रेडियस की, उसमें जस्ट टच करके रखते हैं ये। फिर बात की थी, ये चला गया एक सेकेंड, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जस्ट टच। और फिर वंडरवॉल रेडियस, इसमें दूर दूर रहता है, मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम हो, दोनों दूर दूर रहते हैं। तो अब आप इनको देख के साइज का ऑर्डर बताओ कि इनमें सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी। देखने से ही पता चल रहा है सबसे बड़ी क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस, उससे छोटी मेटेलिक रेडियस, और उससे छोटी, सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है। तो ये बात हुई अपनी कोवेलेंट रेडियस के बारे में। अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना है कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड, और यहां पे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब EN इज नेग्लिजिबल। क्लियर है। आगे लिखेंगे इफ वंडरवॉल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ऑफ H2 एंड Cl2 इज 30 एंड 80 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, दैट कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड, HCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बतानी है, और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ EN नेग्लिजिबल है, और वंडरवॉल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है H2 और Cl2 की वो है 30 और 80 एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल है अपने पास, एक H2 है, तो ये H2 और ये H2, इनके बीच में क्या है, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस क्या दे रखी है, 30 एंगस्ट्रॉम, और Cl2 के बीच में कितनी दे रखी है, 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये तो हो गई इनके बीच की बॉन्ड लेंथ। अब निकालते हैं इनकी क्या, रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस कैसे निकालेंगे, वंडरवॉल बॉन्ड लेंथ की हाफ होती है वंडरवॉल रेडियस, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 एंगस्ट्रॉम। क्या है ये, वंडरवॉल रेडियस, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हाफ क्या हो जाएगी, 40 एंगस्ट्रॉम। क्या है ये, वंडरवॉल रेडियस किसकी, Cl2 की। ठीक है। तो ये अपने पास आ गई इन दोनों की वंडरवॉल रेडियस। और अभी अपन ने जस्ट क्या देखा था कि जो वंडरवॉल रेडियस होती है वो जस्ट डबल होती है किसकी,
कोवेलेंट रेडियस की, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, दैट कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू वन डेर वाल्स रेडियस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है 15 एंगस्ट्रॉम, तो 15/2 क्या आ जाएगा 7.5 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी आई, ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ आई किसकी, हाइड्रोजन की। क्लोरीन की कैसे आएगी, सेम कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल्स टू वन डेर वाल्स रेडियस डिवाइडेड बाय 2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये किसकी आ गई, Cl की कोवेलेंट रेडियस अपन को मिल गई। Cl की है, R की है तो दोनों की बता सकते हैं अपन, H की है तो दोनों की बता सकते हैं। अपन को बतानी क्या है, HCl की बॉन्ड लेंथ बतानी है। HCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ H कोवेलेंट रेडियस ऑफ H एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl दोनों है अपने पास, कितनी है 7.5 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 27.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, यही अपना होगा फाइनल आंसर। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट आयनिक रेडियस। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे अपन आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है क्या नहीं होती, सब चीजें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयनिक रेडियस के अंदर रेडियस ऑफ कैटाइन, या फिर जिसको अपन बोलते हैं कैटाइनिक रेडियस। कैटाइन की रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास ये कोई एटम है Na, ठीक है, इसका कैटाइन क्या होगा Na+, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये Na+ हो जाएगा, और ये क्या है अपने पास कैटाइन। अब इनके अंदर अपन साइज कंपेयर करके बता सकते हैं कि Na की साइज बड़ी है या Na+ की साइज बड़ी है। ठीक है, और वो साइज कैसे बता सकते हैं अपन, Z इफेक्टिव से। Z इफेक्टिव से कैसे, कि साइज और Z इफेक्टिव के बीच में क्या रिलेशन था, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। कि Z इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी कम, और साइज अगर ज्यादा होगी तो Z इफेक्टिव क्या होगा कम। ठीक है, और इसका अपन ने देखा था Z इफेक्टिव निकालने का भी ऑथेंटिक या फिर एक्यूरेट मेथड, और वो मेथड क्या था Z माइनस सिग्मा। इस मेथड से अपन किसी का भी Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते थे। इन दोनों का Z इफेक्टिव कैलकुलेट करके साइज बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम पेपर में नहीं होता। तो फॉर कंपैरिजन अपन क्या करते हैं, एक रफ Z इफेक्टिव निकालते हैं, रफ Z इफेक्टिव। और वो रफ Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, Z मतलब उसका एटॉमिक नंबर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वैलिड है जस्ट फॉर कंपैरिजन। कैसे, अभी बताता हूं। Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं रफली, कि Z अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसका Z कितना है, सोडियम का 11, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, इसका भी Z कितना है 11, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तभी ये कैटाइन बना। ठीक है, तो पहले 11 थे और अब इसमें से एक ये +1 है तो एक रिमूव हो गया, तो कितने हो गए 10। अब बताओ इन दोनों में से ये Z इफेक्टिव की वैल्यू आई, इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू तो यही है। इसमें 1 आएगा, इसमें 1.1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1.1 आएगा। तो इधर से इधर जाने पे Z इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ा, तो साइज क्या होगी डिक्रीज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, Na+ जो ये कैटाइन है, कैटाइन की साइज छोटी है एज कंपेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम या फिर इट्स पेरेंट एटम। क्लियर है, तो अपन यहाँ पे साइज का रिलेशन लिख सकते हैं दैट Na+ छोटा है इससे Na से। क्लियर है, नेक्स्ट मान लो आपको पूछ ले, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि Mg, Mg+ और Mg
+2 ये इसके कैटाइन है। इसके अंदर साइज का ऑर्डर बताओ, कंपेयर करके बताओ किसकी साइज बड़ी है, किसकी रेडियस ज़्यादा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट अपन को रफ जेड इफेक्टिव निकालना आता है। कैसे, Z/E इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसका मैग्नीशियम का कितना होता है 12 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने 12, इसमें भी 12। Z तो सबका सेम होगा, बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें 11 हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि इधर से इधर जाने पे ये वैल्यू क्या होती दिख रही है आपको, ये वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होगी, कम होगी। तो इसका जो साइज का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, mg इज ग्रेटर देन mg प्लस इज ग्रेटर देन mg+2। ठीक है, ये किसका ऑर्डर आया, साइज का। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और वो पॉइंट्स क्या होंगे, पहला तो ये होगा कि जो केटाइन होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, न्यूट्रल एटम से। कि जो ये केटाइंस होते हैं वो छोटे होते हैं किससे, न्यूट्रल एटम से। ठीक है, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं, दैट साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम, या केटाइन इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। साइज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। तीनों बातें सेम है तो लिख लेते हैं इन तीन में से दो, और वो क्या लिखेंगे, दैट केटाइन is always smaller in size as compare to neutral atom। और या फिर क्या बोल सकता है, केटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उतने कम। तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइज डिक्रीजेस with increase in positive charge। अब आप पूछ लो कि ये कैसे हो सकता है, कि ये ही रिलेशन क्यों होता है कंपैरिजन का, और ये क्या अपन मान सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि जो Z इफेक्टिव था अपना, ठीक है, Z इफेक्टिव, उसको अपन क्या बोलते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते थे। और वो क्या था, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे या वैलेंस शेल के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे। तो जैसे अभी वो Na वाला एग्जांपल था, ठीक है, Na के अंदर पहले Na से हुआ Na+, तो अपन ने रफली Z इफेक्टिव कैलकुलेट किया, और वो कैसे किया कि इसमें 11Z/E करते हैं तो 11/11, और इसमें 11/1 इलेक्ट्रॉन गया 10। तो इसके अंदर अपन ने साइज बड़ी बोल दी न्यूट्रल एटम की। क्यों बोली है, अब एक आप खुद कंपेयर करो कि ये कोई एक एटम है Na, ये मान लो इधर है Na+, ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स है और वो इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे उसको शील्ड करने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और सेम कंडीशन यहाँ पे है कि यहाँ पे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, बट शील्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहाँ पे पहले 11 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे थे, अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस आप में ही होगा ना कि ये 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ज्यादा इस पे रिपल्शन लगाएंगे, ज्यादा अच्छे से शील्ड करेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। और ये कौन सा है, Na+ वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइज छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो साइज छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर है, ये सब बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो अपन ने 2 पॉइंट लिख लिए थे, क्या क्या पॉइंट थे, दैट कैटाइन इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, एंड नेक्स्ट साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर। अब अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ एनाइन की। रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन के अंदर अपन क्या बात करेंगे, ऑक्सीजन था, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा O माइनस, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा O माइनस 2। इनका रफली Z इफेक्टिव निकाल लेते हैं, Z अपॉन E क्या हो जाएगा 8 अपॉन 8, इसका हो जाएगा 8 अपॉन 9, इसका हो जाएगा 8 अपॉन 10, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑलरेडी, 2 और ऐड हो गए, तो इधर से इधर जाने पे ये वैल्यू छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो अपन क्या बोल सकते हैं दैट Z इफेक्टिव होगा वो क्या होगा कम, Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा। जब Z इफेक्टिव डिक्रीज होता है मतलब अट्रैक्शन कम होता है, जब अट्रैक्शन कम होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है, जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो साइज बढ़ती है, तो वही चीज अपन लिख रहे हैं कि यहाँ पे Z इफेक्टिव डिक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज होगी, दोनों का इनवर्स रिलेशन था, तो उससे अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका क्या ऑर्डर होगा O इज लेस देन O माइनस इज लेस देन O माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिख दिया H प्लस H एंड H माइनस। अब इनमें बताओ, इनमें जो एनाइन होगा उसकी साइज ज्यादा होती है न्यूट्रल एटम से और न्यूट्रल एटम की साइज ज्यादा होती है कैटाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन एक पॉइंट में लिख सकते हैं दैट एनाइन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम या फिर उसके पेरेंट एटम से, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे एक नोट पॉइंट, और वो नोट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, वो नोट पॉइंट ये होगा कि जो ये अभी अपन ने पढ़ा ये सब सिर्फ एप्लीकेबल होगा किसी भी सेम स्पीसीज के लिए या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। ये जैसे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑक्सीजन मान लो माइनस है ये प्लस है, तो इनमें बताओ साइज ज्यादा किसकी होगी। किसी भी आयनिक रेडियस या फिर एनायनिक या केटाइनिक मतलब आयनिक रेडियस किसी भी डिफरेंट स्पीसीज के लिए अपन नहीं बता सकते हैं, सिर्फ अपन बता सकते हैं एक तो सेम स्पीसीज के लिए, दूसरा अपन बता सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पे अपन नोट पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे दैट दिस इज only applicable for same species as well as for isoelectronic species। पता है सबको तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है आइसो मतलब क्या होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये नाम है वो खुद बयां कर रहा है इसकी कहानी, क्या कि स्पीसीज विच हैव same number of electrons is called as isoelectronic species। क्लियर है, ठीक है। जैसे अब अपन बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो ये C-4 N-3 O-2 F- Ne Na प्लस Mg+2 एल्यूमिनियम +3 सिलिकॉन +4, एक सेकेंड रुकना पहले लिख लेते हैं, +5 सल्फर +6 एंड क्लोरीन +7, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ पे मैंने स्पीसीज लिख रखी है ये मैं बता दूं सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है,
अपन इनमें जैसे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे कैसे, जेड अपॉन ई। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। कार्बन में कितने होते हैं, नॉर्मल न्यूट्रल कार्बन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 ही प्रोटॉन। यहाँ पे 4 ऐड हो गए तो 6 और 4 10। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 3 और ऐड हो गए कितने हो गए 10। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, 2 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 10। फ्लोरीन में 9, एक ऐड हो गया 10। नियोन में कितने होते हैं 10। मतलब इन सब में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब वो चला गया तो पीछे कितने बचे 10। मतलब ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनके अंदर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो क्या होंगे, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। और यहाँ पे Z की वैल्यू लिखनी है, इनका एटॉमिक नंबर, इसका हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और क्लोरीन का 17। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज आएंगी वो आप खुद देख सकते हो कि इसकी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। ये एक अपनाया रफ जेड इफेक्टिव। और इसके अंदर इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है मतलब साइज क्या होगी, डिक्रीज। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि साइज का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ लूं साइज के, जैसे यहाँ पे ये S-2 Ti+4। एक एग्जांपल है क्लोरीन -Mn+7, Rb +Br-, क्लोरीन -Mn+5। इन सब के बारे में आपको बताना है कि किसकी रेडियस ज्यादा होगी और किसकी रेडियस कम होगी। बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो इनमें सेम स्पीसीज कोई सी नहीं है, जब सेम नहीं हो तो अपन नहीं बता सकते हैं। लेकिन सेम तो नहीं है, फिर कैसे बताएंगे। एक और पॉइंट था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए भी बता सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो चेक कर लेते हैं। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं 16। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 16। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। ठीक है, Ti की बात करते हैं। Ti का एटॉमिक नंबर है 22, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 22, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 22 और +4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 22 में से 4 निकाले तो पीछे कितने बचे 18, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 16 और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 22। तो इसमें जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी आएगी, ये वाली। Z इफेक्टिव इसका कम है और इसका ज्यादा दिख रहा होगा आपको, ये 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है। तो जिसका Z इफेक्टिव कम उसकी साइज ज्यादा। और अपन ने बात की थी सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, एनाइन की, उसके बाद में न्यूट्रल एटम की और उसके बाद में केटाइन की। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे बता सकते हो कि यहाँ पे जैसे Cl- है तो इसका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। अगर ये ऐसे आपने डायरेक्ट कॉन्फिडेंस आ जाए ना आपको, क्या हो जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, आप सिली मिस्टेक करोगे। सिली मिस्टेक कैसे करोगे, ये गलत है बाबा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बोला आपको, सिमिलर स्पीसीज तो इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि ये इसको प्रूव करना कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कैसे, क्लोरीन में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 17, एक ऐड हो गया कितने हो गए 18। Mn है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 25, 7 गए, 25 में से 7 गए, पीछे बचे 8। मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसके अंदर इसका Z इफेक्टिव कम आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ये करेक्ट है। अपन ने इसके अंदर भी क्या हो जाएगा 37 और 36, यहाँ पे हो जाएगा 35 अपॉन इसका भी 35 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 36। तो यहाँ पे ये Z इफेक्टिव
छोटा है तो साइज इसकी बड़ी होगी, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा 17/18, ये तो सही है, बट यहाँ पे mn के अंदर क्या हो जाएगा 25 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 25 + 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 25 में से 5 निकाले तो पीछे कितने बचते हैं 20। क्लियर हो रहा है? क्या ये सेम आ रही है? नहीं आ रही। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या नहीं है, वो सेम नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी नहीं है। जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है तो वी कांट प्रिडिक्ट या फिर कंपेयर, we can't compare this because this is not an isoelectronic species। और ये सेम स्पीसीज तो वैसे ही नहीं दिख रही, ये क्लोरीन है ये मैग्नीज है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अपनी यहाँ पे कंप्लीट, किससे रिलेटेड, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे IE के बारे में। ठीक है, IE को आपने कहीं कहीं आपने देखा होगा IP, जिसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक ही बात है, और जो बात नहीं है, जो डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा। और आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशंस देखेंगे अपन, साइज के अलोंग, जेड इफेक्टिव के अलोंग, शेल के अलोंग, सब के अलोंग अपन देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे कि आपको भी समझ में आए और मजा आए देखने में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।